पहले तकरार, फिर इकरार और अब प्यार। दूसरे शब्दों में कहें तो पॉलिटिकल प्यार। और ये सब कुछ ठाकरे परिवार की स्क्रिप्ट में लिखा गया है, यानी कि सामने आ रहा है जो स्क्रिप्ट लिखी गई। लेकिन इस स्क्रिप्ट के जरिए ये भी दावा किया जा रहा है कि ठाकरे बंधुओं में जो अब एकता दिखाई दे रही है वो मतभेद दूर होने के कारण है। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मतभेद तो दूर हो गए, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में जो मनभेद था वो दूर हो गया? इसके साथ ही जो लड़ाई के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है, दोनों भाइयों की पत्नियों के बीच में जो घमासान हैं, वो क्या इस सियासी लाभ जो लेना चाहते हैं वो उसको कमतर कर देगा? यानी कि जो सियासी ड्रामा, एक पारिवारिक ड्रामा जो दोनों परिवारों के बीच में था, वो भी खत्म होगा। और इन दोनों के साथ आने से महाराष्ट्र में किसके लिए खतरे की घंटी बजेगी? कड़क चर्चा में हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा। महाराष्ट्र के गर्भ में बहुत कुछ छिपा हुआ है, या कहें तो महाराष्ट्र ने अपने गर्भ में बहुत कुछ छिपाया हुआ है। और जब भी इस गर्भ से कुछ भी बाहर निकलता है तो महाराष्ट्र की जो सियासी जो वातावरण है या जो सियासी स्थिति है उसमें बहुत उबाल आ जाता है। जैसे ये खबर आई कि ठाकरे परिवार एकजुट होता जा रहा है, यानी कि दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। दोनों की पार्टियां मर्ज हो सकती हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया, सियासी पारा गर्म हो गया। मानसून का समय चल रहा है। महाराष्ट्र में जब बारिश होती है तो किस तरह की उथल पुथल दिखाई देती है। आंधी तूफान तो एक अलग है, सड़कों पर भी वो बाढ़ जैसे हालात दिखाई देते हैं। त्राहिमाम मच जाता है पूरे बारिश के समय में। लेकिन ये सियासी उबाल है, सियासी बाढ़ है, और इसका असर कितना पड़ेगा एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। लेकिन बात क्योंकि ठाकरे परिवार की एकता की हो रही है, तो जो अपोजिशन के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं, जो तीखे सवाल उठाए जाते हैं, वो इनके परिवार के ऊपर ही उठाए जाते हैं। व्यक्तिगत हमला हो सकता है, लेकिन सियासत है और सियासत में हर पहलू को जानना बेहद ज़रूरी है, तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अगर ये बात कही जा रही है कि दो भाई एक साथ आएंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा, तो सबसे पहला सवाल जो राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा या आलोचकों के द्वारा या प्रतिद्वंदियों के द्वारा उठाया जाता है वो ये है कि उद्धव ठाकरे अपने बाकी के भाइयों की, जो उनके सगे भाई हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? क्यों वो अपने से बड़े जो भाई हैं, जिनके साथ अदावत, बगावत, लड़ाई जो साफ तौर पर दिखाई देती है, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? जो अगर बात करूं बिंदु माधव, जो उनके सबसे बड़े भाई रहे, जयदेव ठाकरे जो उनसे जस्ट बड़े थे, यानी कि बीच के भाई थे, उनकी बात क्यों नहीं करते? उनके साथ एकता की बात क्यों नहीं करते? हालांकि उनमें से एक का निधन भी हो चुका। ये तीन भाई, मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे तीन भाई, बाला साहब ठाकरे के तीन बेटे थे, जिसमें उद्धव ठाकरे सबसे छोटे थे। सबसे छोटे लेकिन सबसे ताकतवर बनकर उभरे, और जो बाला साहब की विरासत की जो बात करें उसके वारिस बनकर उभरे। वैसे भी कहा जाता है या तो ये बड़े को प्यार मिलता है या सबसे छोटे को ज़्यादा प्यार मिलता है। तो यहाँ पर देखने को आया कि किस तरह से उद्धव ठाकरे अपने दोनों बड़े भाइयों को पीछे करके जो शिवसेना की कुर्सी थी, यानी कि शिवसेना की जो सत्ता थी, उस पर वो काबिज हुए। लेकिन बड़ा दिलचस्प पहलू है, जो दो भाई हैं उनके परिवार से उनकी कभी नहीं बनी। जो बिंदु माधव हैं, उनकी वाइफ थी माधवी, उनके साथ झगड़े साफ तौर पर आए। उन्होंने संपत्ति, जो बाला साहब की संपत्ति थी, उस पर उन्होंने हिस्सा मांगा, बताते कि उनको कोई हिस्सा उसमें नहीं मिला। इसके बाद जयदेव ठाकरे, जिनकी जो वाइफ थी स्मिता, उन्होंने तो केस भी किया 2012 में संपत्ति को लेकर, वो खुलकर कलह सामने आई, लेकिन उनको भी साथ नहीं लिया और उनको भी अलग करने का काम किया गया। ये आरोप हैं, क्योंकि राजनीति में इस तरह के आरोप लगते हैं, और आरोप लगते हैं तो सबके सामने आते हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि जो अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चल रहा, वो चचेरे भाई के परिवार को साथ लाकर राजनीतिक एकता की बात वो कर रहे हैं, तो क्या ये महाराष्ट्र की जनता को दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि राज ठाकरे तो चचेरे भाई थे। राज ठाकरे की मैं बात कर लूँ, राज ठाकरे 1987 में ही जिस तरह से वो काम करते थे, जो उनमें नेतृत्व क्षमता थी, उसकी वजह से ही बाला साहब ने उनको 1987 में भारतीय विद्यार्थी सेना, यानी कि जो शिवसेना की जो स्टूडेंट्स विंग थी, उसका उन्होंने उसे प्रमुख बना दिया। और उसके बाद राज ठाकरे का कद जिस तरह से बढ़ता चला गया, वो ना उद्धव ठाकरे को अच्छा लगा, ना उद्धव ठाकरे की वाइफ जो रश्मि ठाकरे थी उनको अच्छा लगा। और यही कारण था कि वहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगी परिवार के अंदर।
वो जिक्र भी एक जगह राज ठाकरे ने किया कि किस तरह से जो किचन डिप्लोमेसी थी, जो टिफ़िन डिप्लोमेसी थी, वो भी खुलकर अंतरकलह वो सामने आया। वो खुद राज ठाकरे ने एक जगह खुलासा किया, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं राज ठाकरे किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से दोनों के बीच में घमासान हुआ, स्मिता ठाकरे की नज़रों में किस तरह, जो रश्मि ठाकरे हैं उनकी नज़रों में वो कैसे खटके, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि भारतीय विद्यार्थी सेना जो स्टूडेंट विंग थी 1987 में अध्यक्ष राज ठाकरे को बनाया गया। हालांकि पर्दे के पीछे जो जानकर बताते हैं उद्धव ठाकरे बेहद काम करते थे, लेकिन जो प्रसिद्धि थी, जो पॉपुलर जो फेस हुआ वो राज ठाकरे को हुआ। और राज ठाकरे कहीं भी किसी भी पार्टी फंक्शन में जाते थे, फैमिली फंक्शन में जाते थे या किसी भी तरह के कार्यक्रम में जाते थे तो उनके या उनकी वाइफ के पैर छूने वालों की भीड़ लग जाती थी। उद्धव ठाकरे या रश्मि ठाकरे को लोग पूछते नहीं थे और वहीं से वो नागवार गुजरना शुरू हुआ। और वहीं से जो उद्धव ठाकरे की पत्नी थी रश्मि ठाकरे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने की सोची और उनको उन्होंने प्रेरणा कहें या प्रेरित करना कहें या कुछ भी कहें या ताने मारना कहें कि आप क्यों नहीं कुछ करते, आपको आगे आना चाहिए। इस तरह से उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने का काम किया। वैसे भी कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे के परिवार में सबसे ज़्यादा चलती है तो वो उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे की चलती है। उनका जो कहना है परिवार में वही अंतिम होता है। और यही कारण था कि 2005 आते आते राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की दूरियां, वो 95 से वो उद्धव ठाकरे की दूरियां दिखाई देने लग गई और दोनों में मनमुटाव साफ तौर पर दिखाई देने लग गया। वो कई सारे ऐसे कारण हुए, कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने खुलकर सामने आई। और 2005 आते आते राज ठाकरे अलग हो गए और 2006 में उन्होंने जो अपनी नवनिर्माण सेना थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, उसका गठन कर दिया और अपनी राहें अलग कर ली। और उसके बाद से वो अलग चुनाव लड़ने लग गए। और अलग चुनाव के बाद किस तरह की स्थिति हुई, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के फेवर में शिवसेना आई, उसके बाद बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद बीजेपी के साथ भी उनकी राहें अलग हो गई। ये सब इतिहास में दर्ज है और ये सबके सामने है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो मैंने एक घटना का जिक्र किया कि किस तरह से परिवार की कलह सामने आई, खुद 2012 की घटना है। राज ठाकरे ने मंच पर खुलेआम बताया कि एक बार वो बाला साहब से मिलने गए, क्योंकि चाचा भतीजे का संबंध है, बहुत ही पारस्परिक प्रेम वाला संबंध था। बाला साहब ठाकरे राज ठाकरे को बहुत मानते थे और राज ठाकरे ने जब उन्हें सूखा जो बड़ा था वो खाते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये क्यों खा रहे हो सूखा हुआ बड़ा। तो राज ठाकरे ने कहा कि यही मिलता है, यही खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए अपने घर से चिकन सूप मंगवाता हूँ, कुछ अच्छा खाइए। तो वो मैसेज उन्होंने इस वजह से दिया। उन्होंने बताया कि बाला साहब ठाकरे को भी खाने को अच्छा नहीं मिलता था उस परिवार में। रश्मि ठाकरे के नेतृत्व में जो जिनके कंट्रोल में पूरा परिवार रहता था, बाला साहब ठाकरे की भी उसमें कोई कदर नहीं थी। ये कहकर तहलका मचा दिया ठाकरे परिवार के अंदर की बात सामने लाकर। तो ये वो घटना थी जिन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि किस तरह से दोनों भाइयों की राहें जुदा हुई और उसमें बड़ा रोल दोनों भाइयों की जो वाइफें थी उन्होंने निभाया। तो ये वो चीज़ थी। लेकिन चलिए अब पॉलिटिकल चर्चा पर आ जाते हैं, क्योंकि अब है कि दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक मंच पर रहेंगे, तो उस पर क्या असर पड़ेगा और किसके लिए खतरे की घंटी है। हालांकि जब 2007 में BMS का चुनाव हुआ, क्योंकि अब दोनों भाई जो एक आ रहे हैं, वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव है, खासकर BMS, क्योंकि कहा जाता है कि शिवसेना को जो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है या पीछे से बैक मिलता है वो उसमें BMS की बड़ी भूमिका है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में क्या शुरू हुआ ये सबने देखा, सत्ता भी गई और जो संगठन जो नाम था वो भी चला गया, शिंदे के नेतृत्व में वो भी चला गया। तो ऐसे में अब जो दोनों भाई, क्योंकि MNS के राज ठाकरे के नेतृत्व में MNS तो बहुत कुछ कर नहीं पा रही थी, ऐसे में उद्धव ठाकरे भी उसी रास्ते पर आ गए, यानी कि दोनों भाई एकला चलो की राह पर जो चल रहे थे वो बर्बादी के कगार पर आते जा रहे थे। तो ऐसे में दोनों को लगा कि अब एक बिना हुए नहीं रहा जा सकता। उनके जो सलाहकार थे उन्होंने उन दोनों को मनाने की कोशिश की। और मैं थोड़ा सा आंकड़ा पहले आपको बता दूं BMS की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं BMS 2007 में MNS को महज 7 सीटें आई। 2006 में ये पार्टी अलग बनी थी, लेकिन अगले साल ही BMS के चुनाव हुए, उसमें 7 सीटें लाना, तब बताया गया कि लंबी रेस का घोड़ा राज ठाकरे हो सकते हैं। और उसमें 96 सीटें शिवसेना की आई, उसमें BJP भी थी, क्योंकि BJP और शिवसेना का गठबंधन था। उसके बाद 2012 में MNS की रफ्तार थोड़ी बढ़ी
और वो 7 सीटों से 26 सीटों पर आई। वहीं जो शिवसेना बीजेपी के साथ थी उसकी 85 सीटें आई। तो यहाँ थोड़ा एमएनएस ने अच्छा किया, शिवसेना भी बीजेपी के साथ ही अच्छा कर रही थी। लेकिन 2017 आते आते जो लास्ट चुनाव था, उसके बाद से चुनाव वहाँ पर नहीं हुआ, उसमें एमएनएस सिमटकर 5 सीटों पर रह गई और जो शिवसेना थी इसकी 84 सीटें आई और बीजेपी जो उसके साथ थी उसकी 82 सीटें आई, यानी कि लगभग दोनों बराबर थी। और उसके बाद जो चुनाव हुए, अगर फडणवीस की मैं बात करूँ, आंकड़े की मैं बात करूँ, पिछले 3 चुनाव में मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि बेस्ट जो अभी तक का विधानसभा में रहा 1995 में रहा, जिसमें बीजेपी भी साथ थी, जिसमें शिवसेना को 74 सीटें आई। लेकिन अब जब बीजेपी जब से अलग लड़ रही है तो वो सबके सामने आंकड़े हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि अब दोनों एक भी हो जाएं बीएमएस के चुनाव में, अगर पिछले चुनाव का आंकड़ा देखें तो कितना असर पड़ेगा, और खासकर जब ये फिर से